हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लिक ऑन रियलिटी। भारत में माना जाता है कि प्रॉपर्टी एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि आमतौर पर प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता रहता है और इसी वजह से ये एक अच्छा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट माना गया है। और हम अगर पिछले 70 सालों के इतिहास पर नजर डालें तो यही होता आया है। मगर क्या आगे भी ऐसा होगा? क्या इंडिया का रियल एस्टेट ऐसे ही ग्रो करता रहेगा या फिर हमारी सिचुएशन भी अदर कंट्रीज जैसे यानी कि चाइना, जापान जैसी हो जाएगी? प्रॉपर्टी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और प्रॉपर्टी में लोग 10, 15, 20 सालों का सोच के इन्वेस्ट कर देते हैं। और इसीलिए आज हम लोग ये जानेंगे कि आने वाले 25 साल में इंडियन रियल एस्टेट मार्केट कैसा होगा और 2050 तक इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। साथ ही साथ आज हम ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो रियल एस्टेट की ग्रोथ का कारण बनेंगे और इंडियन पॉपुलेशन का रियल एस्टेट मार्केट पर क्या इंपैक्ट आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिक ऑन रियलिटी। आई एम चेतना एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर हम क्रेडाई और खुशमैन और वेकफील्ड की रिपोर्ट की बात करते हैं तो करंटली मार्केट साइज ऑफ रियल एस्टेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड $300 बिलियन, यस, व्हिच इज अराउंड 24 लाख करोड़। और इसमें से 80% रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है और 20% कमर्शियल है। अब अगर बात करें भारत की जीडीपी में रियल एस्टेट का डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस तो वो है अराउंड 7%। It is expected that by 2030, real estate contributions will be around 15% to the GDP and 17.5% by 2047. Indian real estate का market size 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा और ये $5.17 ट्रिलियन तक भी हो सकता है by 2047। करंटली भारत में 36% लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं और बाय 2050 ऑलमोस्ट 50% लोग अर्बन एरियाज में रहेंगे, मतलब मेट्रो सिटीज भी बढ़ेंगी। भारत में 8 मेट्रो सिटीज हैं और आज 2050 तक 10 नई मेट्रो सिटीज और क्रिएट हो जाएंगी। 2030 तक 7 करोड़ और नए घर बनाने की जरूरत है और प्रेजेंट टाइम के डिमांड को अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ 80 लाख घरों का शॉर्टफॉल है। ये नंबर सुनने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों क्रेडाई और रिसर्च फर्म्स ये बोल रहे हैं कि अगले 25 साल इंडियन रियल एस्टेट के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे? अगर देखा जाए तो इंडियन रियल एस्टेट का ट्रू सेंस में ग्रोथ सिर्फ लास्ट 25 से 30 सालों में हुआ है, क्योंकि इंडिपेंडेंस से लेकर 1990 तक ग्रेजुएट ग्रोथ थी और कोई भी मेजर बूम नहीं आया, जहां पर 3-4 सालों में प्रॉपर्टी के प्राइस डबल हो रहे थे। लेकिन वहीं 1990 से लेकर 2024 के बीच में हमें 4 बूम साइकिल और 3 स्लो डाउन के पीरियड देखने को मिले हैं। अगर बात करें लास्ट 34 सालों में ग्रोथ की तो इसके 4 मेजर रीजन दिखाई दिए थे। सबसे पहला था पॉपुलेशन की ग्रोथ, दूसरा लोगों की इनकम बढ़ी जिसकी वजह से उनकी पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ गई, तीसरा अर्बनाइजेशन भी बढ़ा, कारण है जिससे मेट्रो सिटीज और साथ ही साथ टायर 2, टायर 3 सिटी की डेवलपमेंट काफी फास्ट पे हुई, चौथा रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी का यूज होना जिससे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और स्पीड दोनों ही इंप्रूव हुए, डेवलपर्स की रीच बढ़ी और सेम टाइम पे होम बायर्स के पास में इंफॉर्मेशन का सर्कुलेशन भी बढ़ गया। सो बेसिकली पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई और डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ गई, सेम टाइम पे लोगों की इनकम भी बढ़ गई। तो लोगों ने सिर्फ एंड यूज के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई और इवेंचुअली प्राइस भी और बढ़ गई। लेकिन इस पूरे ग्रोथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है अर्बनाइजेशन। देखा जाए तो 1961 में सिर्फ 18% लोग अर्बन रीजन में रहते थे और वो 2001 में बढ़ के 28% हो गए और 2011 में 32 और ये 36% हो गया 2021 तक। इस रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण मेट्रो सिटीज में प्रॉपर्टी की डिमांड काफी बढ़ गई और इसीलिए मेट्रो सिटीज में प्रॉपर्टीज काफी महंगी भी हो गई और आखिरकार इसका इफेक्ट टायर 2, टायर 3 सिटीज पर भी आ गया और वहां पे भी डिमांड बढ़ गई और वहां के प्राइस भी बढ़ने शुरू हो गए। फ्यूचर में भी ये सेम फैक्टर्स होंगे जो रियल एस्टेट की ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। 2030 तक का एक्सपेक्टेड है इंडिया विल बी $7 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड इंडिया विल बी अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2050। तो ऑब्वियसली जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो रियल एस्टेट के लिए डिमांड भी बढ़ जाएगी और रियल एस्टेट एज ए सेक्टर भी ग्रो करेगा। लेकिन इन सभी फैक्टर्स के अंदर
एक फैक्टर और भी है जो इंडियन रियल एस्टेट मार्केट को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा, और वो है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं कि इंडियन रियल एस्टेट पे कैसे इंपैक्ट करेगी इंडिया की चेंजिंग पॉपुलेशन। तो 1950 में भारत की पॉपुलेशन थी 35 करोड़, 1990 में 87 करोड़ से बढ़कर 2020 में ऑलमोस्ट 140 करोड़ हो गई, और अभी 2024 में एस्टिमेट पॉपुलेशन है 144 करोड़। तो 1950 से 1990 के बीच पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ गई, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी मार्केट में कोई मेजर बूम नहीं देखने को मिला, और इस टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी के प्राइस ग्रेजुअली ग्रो कर रहे थे। इसका मेन रीजन पता है क्या है? वो है कि 1950 में 59% यानी कि 59% पॉपुलेशन 15 साल से 64 साल के एज ग्रुप में थी, मतलब काम करने वाले लोग और कमाने वाले लोग, और 38% पॉपुलेशन बिलो 14 ईयर्स की थी, और बाकी के 3% लोग 65 साल से ऊपर के थे। तो देखा जाए तो 59% जनता अर्न कर रही थी और बाकी की 41% जनता का पालन पोषण कर रही थी। 1990 तक इन स्थितियों में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं आया। 1990 में 58% लोग 15 साल से 64 साल के बीच के थे, 38% पॉपुलेशन वॉज लेस देन 14 ईयर्स एंड 4% लोग 65 ईयर से ऊपर थे। मतलब पैसा कमाने वाले लोग कम हो गए, खर्चा ज्यादा और सेविंग्स बिल्कुल ना के बराबर हो गए। रियल एस्टेट में जब भी बूम आया है मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट की वजह से, ना कि एंड यूजर्स की वजह से, और इसीलिए 1990 तक इंडियन रियल एस्टेट में कोई भी मेजर बूम नहीं आया। यहाँ पे एक और चीज इंटरेस्टिंग है, और वो है कि 15 से 64 साल की जो अर्निंग एज हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने की नहीं हो सकती। अगर हम प्रॉपर्टी बायर्स की एज को एनालाइज करें तो वो मेनली 30 से 55 साल के बीच के होते हैं। 30 साल से पहले करियर की जस्ट शुरुआत होती है और इतनी सेविंग्स भी नहीं होती है, और 55 के बाद मेजर फोकस होता है अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना, और इसीलिए वो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हालांकि आजकल 30 साल से कम उम्र में भी लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी बायर देखें तो 30 से 55 साल के बीच के होते हैं। 1990 में 30 से 55 साल के बीच के लोग 25% थे, और यही से रियल एस्टेट ने ग्रो करना शुरू किया था। 2020 तक ये नंबर बढ़ के 32% 5 हो गया, और माना जा रहा है कि 2030 तक 30 से 55 साल की पॉपुलेशन 35% हो जाएगी, और फिर 2050 तक कंसिस्टेंटली 35% पॉपुलेशन 30 साल से 55 साल के बीच होगी। यानी कि अभी से 2050 तक 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉपर्टी बाइंग एज कैटेगरी में होगी, और यही उम्मीद है कि इनमें से मेजॉरिटी लोग घर भी खरीद पाएंगे। कैसे खरीद पाएंगे, चलो वो देखते हैं। अभी से लेकर 2050 तक जो भी लोग 30 साल से 55 साल के एज कैटेगरी में आएंगे, उनका लाइफस्टाइल बेस्ड खर्च तो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा ही, लेकिन उनके ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज कम होंगी उनके प्रीवियस जनरेशंस के मुकाबले। अब लाइफस्टाइल बेस्ड खर्चा तो पर्सनल चॉइस होता है, वो क्या लेना चाहते हैं, वो क्या नहीं लेना चाहते हैं, मगर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में चॉइस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 30 से 40 साल पहले काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते थे, लेकिन आजकल का देख लीजिए काफी जमाना बदल गया है। काफी सारे सीनियर सिटीजन्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। इनफैक्ट वो अपने बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी यही ट्रेंड चलेगा। और सेकेंड पॉइंट ये है कि आजकल फैमिली में बच्चे कम भी हो रहे हैं, और आज से 30 से 40 साल पहले एक फैमिली में 2 से 3 बच्चे होना बहुत ही ज्यादा कॉमन था, लेकिन आजकल बहुत सारी फैमिलीज में सिर्फ एक ही बच्चा होता है। डिंक कल्चर भी बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। ड्यूल इनकम, नो किड कल्चर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली मेट्रो सिटीज के अंदर। अगर हम इसको नंबर्स में पुट करके देखें तो 1990 में 38% पॉपुलेशन 14 साल से नीचे की थी, और फाइनेंशियली 2020 में ये 26% पे आ गई, और 2030 तक पे 22% पे आ जाएगी, और 2050 तक ये सिर्फ 18% पॉपुलेशन रह जाएगी जो 14 साल से नीचे एज ग्रुप के लोगों की होगी। इसका मतलब ये है कि अगले 26 सालों में ज्यादातर पॉपुलेशन 30 से 55 साल की एज ग्रुप में ही फॉल करेगी, मतलब अर्निंग और प्रॉपर्टी बाइंग एज ग्रुप। चांसेस है कि इनके लाइफस्टाइल के खर्चे ज्यादा होंगे, बट इनके ऊपर पेरेंट्स और बच्चों की फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज कम हो जाएंगी, इसलिए ये अपने लाइफस्टाइल के खर्चे के साथ ही प्रॉपर्टी भी खरीदना अफोर्ड कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ने के साथ एक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ, लोगों के इनकम के साथ साथ ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियो का भी रियल एस्टेट पे काफी बड़ा इम्पैक्ट डालता है।
लेकिन इन सभी फैक्टर्स का प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म डिमांड पे कम और प्रॉपर्टी के प्राइस पर ज्यादा इंपैक्ट होता है। और ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो रियल एस्टेट मार्केट के अंदर बूम ला सकते हैं या फिर स्लो डाउन लेकर आते हैं। वैसे भी देखा जाए तो इंडिया में प्रॉपर्टी सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक इमोशन होता है, और इसीलिए अगर अर्निंग पर्संस की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वैसे ही रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ जाएगी, साथ ही साथ रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। और एक बात और याद रहे, रियल एस्टेट मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा इसका मतलब ये नहीं है कि कभी स्लो डाउन होगा नहीं। जब भी प्रॉपर्टी प्राइसेस मेजॉरिटीज ऑफ अर्निंग पर्संस के बाइंग कैपेसिटी से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वहां उनकी डिमांड कम हो जाएगी और मार्केट में स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन वहीं जब प्रॉपर्टी की जरूरत होगी तो स्लो डाउन के बाद में ग्रोथ और बूम भी करेगा मार्केट। आने वाले 26 साल में हम 2 से 3 स्लो डाउन के साइकिल देख सकते हैं, वहीं साथ में हमको 3 से 4 ग्रोथ और बूम के साइकिल देखने को मिल सकते हैं। इन अ नटशेल अगले 25 साल इंडियन रियल एस्टेट के मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे टाइम होगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या 2050 के बाद भी इंडियन रियल एस्टेट मार्केट ऐसा ही परफॉर्म करेगा या फिर चाइनीज मार्केट की तरह डेड हो जाएगी? तो इसके लिए हम एक और वीडियो आप सभी के लिए लेकर आएंगे फ्यूचर में, जिसमें हम रियल एस्टेट के अदर फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी रियल एस्टेट नॉलेज मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्लिक ऑन रियलिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इसी तरीके से इंडियन रियल एस्टेट पे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस।